स्टार्ट ही बोलते हैं हमको सर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हार्ट मसल, द हार्ट एज ए पंप। यानी ये फर्स्ट चैप्टर है जो मैडम ने हमें कराया हार्ट का। कुछ मेन इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं साथ साथ बताऊंगी, वो आप कॉपी पेंसिल ले लें या वो आप मोबाइल पर लिख लें, या जैसे आपको इजी लगे वो आप इनके जो है मेन पॉइंट्स आप लिख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा पेपर्स के दिन में आपके लिए। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हार्ट है ना, इसके दो पंप्स होते हैं, टू सेपरेट पंप्स वर्क करते हैं हार्ट के अंदर। एक राइट पंप होता है और एक लेफ्ट पंप होता है। अब वो जो राइट और लेफ्ट पंप होता है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, द फर्स्ट वन इज द एट्रिया एंड द सेकंड वन इज द वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसी तरह राइट एट्रिया होता है और लेफ्ट एट्रिया होता है। लेकिन 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 ये बात याद रखनी है कि राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, यानी जो एट्रियम है ना, एट्रिया है ना, दोनों उन्होंने इकट्ठे कांटेक्ट करना है, जबकि वेंट्रिकल्स जो है उन्होंने इकट्ठे कांटेक्ट करना है। ठीक है, जो एट्रिया है उनको हम प्राइमरी पंप्स बोलते हैं हार्ट के, जबकि जो मेजर पंप्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कह देते हैं। ओके, ये पहली चीज आपने जो नोट करनी है वो ये है कि हार्ट के दो पंप्स हैं। ओके, और दूसरी वो जो चीज है ना, वो आपने ये पल्मोनरी सर्कुलेशन वगैरह और सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाला तो आप सबको पता होगा, उसका तो बताने की जरूरत नहीं है ना, कि राइट वाली जो साइड है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन देती है, जो है ना पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाती है लंग्स के अंदर, जबकि जो लेफ्ट वाला जो हमारा हार्ट है, लेफ्ट वाला जो पंप है, लेफ्ट वाली जो साइड है, वो जाती है हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। वही चीज इसके अंदर दी हुई है। इसके बाद जो है फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल्स। सो देयर, ये सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। सेकंड पॉइंट ये है, देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ मसल आर प्रेजेंट इन हार्ट। द फर्स्ट वन आर the atrial muscles, the second one are the ventricular muscles, and the third one is the specialized conducting and exciting nerve impulse fibers. nerve impulse fibers कह लें या muscle fibers कह लें। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एट्रियल मसल और वेंट्रिकुलर मसल्स, उनका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, जबकि जो स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी और कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स जो मसल फाइबर्स हैं, उनका काम है कि उन्होंने एक्साइट कराना है एट्रियल मसल को भी और वेंट्रिकुलर मसल्स को भी। ओके, सो ये जो चीज है, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी जो चीज वो मैंने इसके अंदर बतानी है वो ये है कि सिमिलर टू स्केलेटल मसल, जैसे हमने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आई थिंक पढ़ा है, उसके अंदर हम देखते हैं मायोफिब्रिल्स होते हैं, उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन होती है और वो स्ट्रिशिएटेड होते हैं। इसी तरह सिमिलरली कार्डियक मसल भी स्ट्रिशिएटेड होते हैं, यानी उसमें बंडल्स प्रेजेंट होते हैं मायोफिब्रिल्स के, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को। ओके, सो जो हमारे पास कंडक्टिव मसल फाइबर्स है ना, वो क्या करते हैं, हार्ट के अंदर रिदमिसिटी क्रिएट करते हैं, यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये नहीं होता कि पहले लेफ्ट वेंट्रिकल कर गया कॉन्ट्रैक्ट, या पहले राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे रह गया, या पहले राइट एट्रियम कर गया, लेफ्ट एट्रियम पीछे रह गया। ऐसे नहीं होता, दोनों एट्रिया ने इकट्ठा जो है कॉन्ट्रैक्ट करना है और दोनों वेंट्रिकल्स ने इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करना है। So this rhythmicity is created by those conductive muscle fibers. ओके, ये दूसरा पॉइंट जो है वो हमने इसके अंदर कवर कर लिया। वो क्या था कि थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। नाउ फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ कार्डियक मसल्स। हमने यहाँ तक आई थिंक करना है, यहाँ तक, यहाँ तक। ओके,
उन्होंने लिखा हुआ है फिगर 9.2 shows a typical histological picture of a cardiac muscle demonstrating the cardiac muscle fiber arranged in a lattice work, the fibers divided. Okay. उन्होंने बोला थर्ड जो पॉइंट वो आपको मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि जो कार्डियक मसल होते हैं और जो स्केलेटल मसल होते हैं दे आर अलाइक, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस होता है? स्केलेटल मसल आया, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल हम देखते हैं कि वो इनवॉलेंट्री वर्क करते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्केलेटल मसल जो है वो वॉलेंट्री वर्क करते हैं। ऐसे ही है। और इसके अलावा जो है हम अगर इफेक्टिवनेस देखें हार्ट की पंपिंग की, तो हार्ट जो है वो जब पंप करता है तो उससे पूरी बॉडी को सप्लाई करनी होती है ब्लड। ऑन दी अदर हैंड जब हम स्केलेटल मसल को देखते हैं तो स्केलेटल मसल एक स्पेसिफिक एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एक स्पेसिफिक एरिया मूव करता है बस, इसके अलावा उसको कोई काम नहीं होता। ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन देम? अभी हार्ट की हम क्या करने लगे हैं, हम उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी स्ट्रक्चर हार्ट मसल की वो देखने वाले हैं। तो हार्ट मसल जो है वो फिगर 9.2 देख लेते हैं। फिगर 9.2 में उन्होंने बताया हुआ है कि लेटिस वर्क की फॉर्म में होते हैं, ये जो है ना बंडल्स की फॉर्म में होते हैं हार्ट मसल्स या जो कार्डियक मसल्स होते हैं। मसल फाइबर बोलेंगे क्योंकि ये सेल्स आ गए इस वजह से मसल फाइबर्स बोलेंगे। तो ये बंडल्स की फॉर्म में होते हैं और पैरेलल अरेंज होते हैं, पैरेलल अरेंज होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते। ठीक है, पैरेलल अरेंज होते हैं। यू कैन सी हियर कि ये पैरेलल अरेंज हुए हैं सारे के सारे, इसका इसके साथ ऐसे करके कोई कनेक्शन नहीं, ये पैरेलल अरेंज है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ओके, सो इनके दरमियान ये जो डार्क बैंड्स नजर आ रहे हैं आपको, दीज आर इंटरकलेटेड डिस्क्स। इंटरकलेटेड डिस्क्स इनको इस सेल को इस सेल से सेपरेट आउट करती है, इस सेल को इस सेल से सेपरेट आउट करती है। अब इस सेल को इस सेल से सेपरेट करने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये आगे जाकर देखते हैं इस चीज को। ओके, अब जो है ना इंटरकलेटेड डिस्क, इसकी वजह से होना तो ये चाहिए था कि जो नर्व इम्पल्स की जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस करती जाए जब तक वो एंड पर जाए, एंड तक वेंट्रिकल के जाए या एंड तक एट्रिया के जाए, वो रिड्यूस करती करती फ्रिक्शन की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से वो रिड्यूस करती जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? वो जो है उसकी जो मेम्ब्रेन है ना, उसके दरमियान जो गैप जंक्शंस होते हैं, दोज गैप जंक्शंस, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस को बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को कितनी कम कर देते हैं वो यहाँ पर उन्होंने वैल्यू लिखी हुई है 1/400 आउटसाइड द मेम्ब्रेन से इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है ना, आउटसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल फाइबर से इनसाइड जो है वो 1/400 ऑफ द सेकेंड, और सेकेंड कह रही हूँ, ओहम कहते हैं उसकी रेजिस्टेंस रिड्यूस होती है। सो दिस इज वेरी माइनर। ठीक है, और इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, सो वो जो गैप जंक्शन है वो अलाउ करते हैं एक कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स की पासिंग को। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट है, अब चौथा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, या तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया इंटरकैलेटेड डिस्क का, और उसके साथ साथ हमने गैप जंक्शंस की बात कर ली और रेजिस्टेंस की बात कर ली कि रेजिस्टेंस कितनी होती है और वो कितनी माइन्योर होती है। चौथी जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्डियक मसल एज अ सिंक्शियम। कार्डियक जो मसल्स हैं वो सिंक्शियम के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लें कि हार्ट के दो सिंक्शियम होते हैं, दो सिंक्शिया होते हैं। एक जो है वो एट्रियल सिंक्शियम होता है, दूसरा वेंट्रिकुलर सिंक्शियम होता है। ठीक है, सिंक्शियम का मतलब ये है कि अगर हार्ट का एक मसल फाइबर या एट्रियम का एक मसल फाइबर उसको नर्व इम्पल्स मिली है ना, तो उसने उस नर्व इम्पल्स को पूरे के पूरे एट्रियम के अंदर भेज देना है और पूरे के पूरे एट्रियम ने एक वक्त में जाकर कांटेक्ट कर जाना है। ठीक है, तो इस चीज को हम सिंक्शियम बोलते हैं कि यानी वो जो ऑर्गन है उसने पूरा का पूरा इकट्ठा वर्क करना। ये नहीं होगा कि कोई पार्ट पहले कांटेक्ट कर जाएगा कोई बाद में कांटेक्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
तो हार्ट के दो सिंक्शम होते हैं, एक एट्रियल सिंक्शम होता है और एक वेंट्रिकुलर सिंक्शम होता है। ये मैंने थोड़ा सा रफली अभी भी बनाया था। तो ये ऊपर वाले जो है ना वो एट्रिया और नीचे वाले जो है वो वेंट्रिकल हैं हार्ट के, ठीक है। एट्रिया ने दोनों ने इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करना है, इनमें दोनों में जो है नर्व इंपल्स जब पूरी चली जाएगी, दोनों पूरी तरह से डीपोलराइज हो जाएंगे, फिर ये करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो है वेंट्रिकल्स ने कब करना है कॉन्ट्रैक्ट, जब इनके अंदर पूरी की पूरी डीपोलराइज हो जाएगी इनकी मेम्ब्रेन, फिर ये जाकर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल पहले कर गया, राइट वेंट्रिकल बाद में कर गया, राइट एट्रिया पहले कर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल बाद में, इस तरह नहीं होता। ये सिंक्शियम, इसीलिए इसको हम चीज को बोलते हैं। So two cinctions are there, the atrial cinction that constitutes the wall of the two atria and the ventricular cinction that constitutes wall of the two ventricles. The atria are separated from the ventricles by fibrous tissues that surrounds the atrioventricular valvular openings between the atria and ventricles. Okay. अब उन्होंने जी इसके अंदर वेल्वुलर ओपनिंग्स की बात की है, एवी वेल्व्स होते हैं उसके अंदर। एक और चीज यहाँ पर जो डिस्कस उन्होंने की हुई है वो ये कि एट्रिया ने जब पूरा का पूरा डीपोलराइज कर जाना है, मैं एक हार्ट की पिक्चर भी साथ ले लेती हूँ। ये एट्रिया ने पूरा का पूरा डीपोलराइज कर दिया, ठीक है। अब चाहिए तो ये कि क्योंकि यहाँ पर जो मसल फाइबर्स हैं वो डीपोलराइज हुए हैं, तो वो साथ वाले जितने भी वेंट्रिकल के, ये जो वेंट्रिकल है, ठीक है, इसके भी जो मसल फाइबर्स हैं, मैं वेंट्रिकल ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, मैं इस चीज को बात कर रही हूँ, ये वेंट्रिकल है, ठीक है। तो इस चीज को भी डीपोलराइज हो जाना चाहिए फौरन थ्रू दीज वेल्व्स, बट नहीं होते, इससे वो डीपोलराइज नहीं होते। वो कैसे डीपोलराइज होते हैं, वो जब यहाँ से यहाँ पर जो ऐसे नोड प्रेजेंट होता है ना, यहाँ से जब नर्व इंपल्स निकलती है तो वो इस चीज को सराउंड कर जाती है, और यही नर्व इंपल्स इधर वाले एट्रिया के अंदर जाती है और इस चीज को सराउंड कर जाती है, ठीक है। जब वो सराउंड करेगी डीपोलराइज हो जाएंगे और डीपोलराइज होकर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। उसी वक्त जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे एवी नोड, ठीक है। एवी बंडल भी कह देते हैं, एवी नोड भी कह देते हैं, ठीक है। एवी नोड यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये भी कंडक्टिंग मसल फाइबर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। कंडक्टिंग और एक्साइटेटरी मसल फाइबर्स होंगे, उन्होंने उठानी है। अब चूंकि यहाँ पर ये तो करीब है यहाँ पर, ठीक है, इसका कनेक्शन होगा इसके साथ, तो वो जो होगी एक्शन पोटेंशियल या जो वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, यहाँ से वो फिर मूव करेगी इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। फिर वो वेंट्रिकल की पूरी वॉल जो है वो डीपोलराइज होगी, यहाँ से ये वेंट्रिकल की पूरी वॉल जो है वो डीपोलराइज होगी, और फिर ये दोनों करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ओके हो गया। सो इन इसके और इसके दरमियान वो जो एक एवी बंडल आया ना, उसने एक टाइम गैप ले आया उसके अंदर, ठीक है। वो जो टाइम ड्यूरेशन लगी ना इस यहाँ से जो नर्व इंपल्स को यहाँ तक आने के लिए, ठीक है, वही जो चीज है ना वो इफेक्टिवनेस ऑफ हार्ट पंपिंग में हेल्प आउट करती है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर उसी वक्त जो है वो नर्व इंपल्स चली जाए, ठीक है, और हार्ट जो है वो ऊपर से एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ठीक है, और उसी वक्त में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो वेंट्रिकल के अंदर तो फीलिंग हुई कोई नहीं फिर उस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। और वो उसी वक्त पंप कर जाएगा, वेंट्रिकल को टाइम ही नहीं मिलेगा रिलैक्स करने का। तो वो जो वेंट्रिकल्स हैं उनको रिलैक्स करने के लिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होता है इफेक्टिव पंपिंग के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, ये इसके अंदर यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल्स। Action potential recorded in ventricular muscle shown by the bottom record of 9.3,
फिगर अबाउट 105, हम देख लेते हैं फिगर कौन सी 9.3 है। 9.3 फिगर के अंदर उन्होंने बोला है कि जी -85 में ये पॉइंट नंबर हमारा होगा, आई थिंक मेरी तरफ तो 7 लिखा हुआ है बट आपकी तरफ 5 होगा ये। तो ये जो पॉइंट है, मैं ये पहले ये बता दूं ना, -85 मिली वोल्ट्स जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वेंट्रिकुलर मसल का कह देते हैं नॉर्मली। ओके, 105 मिली वोल्ट्स इसका क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सॉरी -85। और इसने इसका जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज +20 मिली वोल्ट्स। ठीक है, जब तक ये 20 मिली वोल्ट तक नहीं जाएगा ये पूरा का पूरा जो वेंट्रिकल है ये डीपोलराइज नहीं होगा। ठीक है, बल्कि आधा आधा वेंट्रिकल डीपोलराइज हो जाएगा, क्योंकि वो जो है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब हम पढ़ते हैं दैट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। सो आधा जो है वेंट्रिकल डीपोलराइज होता है, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ, इसको अभी जहन में नहीं रखना इस चीज को। बस ये याद रखिएगा कि +20 मिली वोल्ट जो है वो इसका जब एक्चुअल पोटेंशियल जनरेट होता है, डीपोलराइजेशन जो इसका वोल्टेज है वो ये है -85 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल +20 एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और 105 जो है मिली वोल्ट्स रिक्वायर्ड होता है। इट इज द minimum stimulus required to generate active membrane potential in cardiac muscle, in ventricular muscle specifically. ओके हो गया, -85 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल +20 मिली वोल्ट्स हैं। ओके, ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और -85 से +20 तक आने के लिए जितना पोटेंशियल रिक्वायर है that is the threshold potential, and this is 105 millivolts. Okay, after the initial spike the membrane remains depolarized for about 0.2 second. next point हमारा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मेम्ब्रेन डीपोलराइज रहती है ना वो कितने देर के लिए रहती है, वो 0.2 सेकेंड के लिए रहती है एट्रियल मसल के अंदर, और 0.3 सेकेंड के लिए रहती है वेंट्रिकुलर मसल के अंदर। ठीक है, तो exhibiting a plateau as shown in figure 9.3 followed at the end of the plateau by abrupt repolarization. अब ये जो प्लेटू बन रहा है 9.3 के अंदर, वो चीज हमने देखने की क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन, और ये कैसे हेल्प आउट करती है इफेक्टिव। हमने एट द एंड जो चीज देखनी है वो यही देखनी है कि इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है हार्ट के अंदर, हार्ट के मसल आया क्यों ऐसे इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो सारी की सारी बॉडी को, हर वेन को, हर जो है टिश्यू को ब्लड की सप्लाई कर जाते हैं। हमने वो चीज देखनी है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लेटू in action potential causes muscle contraction to last up to 15 times as long in cardiac muscle as in skeletal muscle. यानी ये जो प्लेटू प्रेजेंट है, ये जो सतह मर्तफा हम इसको पढ़ते होते थे, ये जो चीज है, ये जो प्लेटू है, ये 15 टाइम जो है ज्यादा देर लगाती है रीपोलराइज होने के लिए एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। यानी अगर 1 सेकेंड के अंदर स्केलेटल मसल जो है वो रीपोलराइज हो गया है, ठीक है, तो दूसरी साइड पर 15 सेकेंड लगेंगे कार्डियक मसल को रीपोलराइज होने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, वो क्यों इतनी देर कॉन्ट्रैक्ट रहता है हार्ट, ताकि नो ब्लड विल रिमेन इन द वेंट्रिकल, नो ब्लड विल रिमेन इन द एट्रियम। ठीक है, ब्लड सारा का सारा निकलना है वहां से, नो ब्लड विल रिमेन in the atrium and ventricle. ओके, सो अब जी उन्होंने रीजनिंग की हुई है कि जी क्यों वो ज्यादा देर जो है ये प्लेटू क्यों बनता है और क्यों वो ज्यादा देर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, ये जो चीज ऊपर मैडम ने काटी हुई है ना,
इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि स्केलेटल मसल जो है वो उसके अंदर कैसे कैसे वो नर्व इम्पल्स पास करती है और कैसे कैसे उसका सारा पाथवे है, और क्वेश्चनिंग उन्होंने की हुई है। ठीक है, इसको पढ़ने आप जरूर पढ़िएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या कहा हुआ है। एटलीस्ट 2 मेजर डिफरेंसेस आर देयर। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 क्या है? 2 मेजर डिफरेंसेस हैं कार्डियक मसल में और स्केलेटल मसल में। याद रखने वाली बात यह है कि स्केलेटल मसल के अंदर जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो फास्ट सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। फास्ट सोडियम चैनल्स जब ओपन होते हैं तो सोडियम आयंस जो हैं वो रैपिडली मूव करते हैं इनवर्ड्स द मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल और स्केलेटल मसल फाइबर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब हम कार्डियक मसल की बात करते हैं तो कार्डियक मसल में इन एडिशन टू, गौर करिएगा, इन एडिशन टू फास्ट सोडियम चैनल्स देयर आर स्लो कैल्शियम सोडियम चैनल्स। ठीक है, ये कैल्शियम सोडियम चैनल एडिशन होती है कार्डियक मसल्स के अंदर, और इन कैल्शियम सोडियम चैनल्स की वजह से क्या होता है कि वो एक तो वो स्लो होते हैं, कैल्शियम ने आराम आराम से अंदर आना है, जब वो आराम आराम से अंदर आएगा तो उसने फिर आराम आराम से ही बाहर जाना है। ठीक है, वो जब आराम से बाहर जाएगा तो फिर जो है वो उसकी डीपोलराइजेशन भी आराम से होगी, उसकी रिपोलराइजेशन भी आराम से होगी एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल फाइबर। ठीक है, और उसने कॉन्ट्रैक्ट भी उतनी देर तक करना है, उतनी ज्यादा इफेक्टिवनेस आएगी। ओके, so let's read it. First, the action potential of skeletal muscle is caused and almost entirely by sudden opening of large numbers of so-called fast sodium channels that allow tremendous number of sodium ions to enter the skeletal muscle fiber. वही जो मैंने बात की fast sodium channels, fast sodium channels. To enter these channels are called fast channels because they remain open for only a few of 10,000ths of a second. ठीक है, मतलब बहुत माइन्यूट सी वैल्यू है सेकंड की, उसमें जाकर ये फास्ट चैनल ओपन रहते हैं and then abruptly close. At the end of this closure, repolarization occurs and the action potential is over within 10,000th of a second. मतलब 1/10,000. सॉरी मैं इसको यूज कर रही हूँ बट क्योंकि मुझसे इतना जीरो लगने नहीं, तो बहुत माइन्यूट सी वैल्यू आ जाती है। 10 minutes रिमेनिंग, इट्स ओके, हम कर जाएंगे इंशाल्लाह, हाँ कर जाएंगे हम। ओके, सो ये जो सोडियम और कैल्शियम सोडियम चैनल्स हैं ये स्लो चैनल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये एक मेजर डिफरेंस आता है इसके अंदर स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर और कार्डियक मसल फाइबर के अंदर। दूसरी जो मेन रीजन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, वो क्या है जी? Immediately after the onset of action potential, the permeability of the cardiac muscle membrane for potassium ion decreases about 5 folds. Okay, so मैं एक चीज दिखाऊंगी चैप्टर नंबर यहाँ से। यहाँ पर आप देखें ना, तो जब हम एक मेम्ब्रेन की बात करते हैं, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक मेम्ब्रेन के अंदर है, तो उसके अंदर यहाँ ये इस पार्ट की बात करी मैं, यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अभी, तो जो पॉजिटिव आयन है वो बाहर की तरफ ज्यादा है, इनवर्ड जो है पॉजिटिव आयन कम है, यानी नेगेटिव इनवर्ड ज्यादा है पोर्शन। तो वही चीज यहाँ पर जब हम डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज, सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर की तरफ ज्यादा हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान, जबकि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब होता है जब सोडियम आयंस अंदर ज्यादा हो जाते हैं,
पॉजिटिव चार्ज अंदर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, दूसरी रीजन अब क्या आ गई कि जब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल ने क्या किया, एक तो स्लो सोडियम और कैल्शियम चैनल्स थे वहां पर, दूसरा क्या किया, उस स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल्स की वजह से जो पोटाशियम का बाहर मूव करना था ना वो भी कम हो गया, अप टू 5 फोल्ड्स कम हो गया। ठीक है, नॉर्मली जितना वो मूव करता है स्केलेटल मसल के अंदर उससे 5 गुना कम हो गया। ठीक है, उनको पाथवे नहीं मिला गुजरने के लिए। ठीक है, ये उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। अब वो जब तक वो बाहर नहीं जाएंगे ना, पोटाशियम आयन जब तक वो बाहर नहीं जाएंगे रीपोलराइजेशन नहीं हो सकेगी मेम्ब्रेन की। ठीक है, जब वो रीपोलराइजेशन नहीं होगी तो उतनी देर वो मेम्ब्रेन, वो जो पूरा का पूरा मसल फाइबर है, वो जो पूरा का पूरा सिंक्शियम है, चाहे वो एट्रियल सिंक्शियम हो चाहे वो वेंट्रिकुलर सिंक्शियम हो, वो पूरा का पूरा डीपोलराइज रहेगा, वो पूरा का पूरा उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। ठीक है, करना एक दफा ही है कॉन्ट्रैक्ट एक कार्डिक साइकिल के दौरान। नीचे लिखा हुआ है दिस डिक्रीज पोटेशियम परमिएबिलिटी may be caused by excess calcium influx through the calcium channels just noted। ये उन्होंने बोला कि जी ये कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से ये जो है ना डिक्रीज हुआ है पोटाशियम परमिएबिलिटी। regardless of the cause, the decreased potassium permeability greatly decreased the outflux of potassium ions। ठीक है, पोटाशियम परमिएबिलिटी डिक्रीज की तो पोटाशियम की आउटफ्लक्स डिक्रीज कर गई, यानी रीपोलराइजेशन का जो टाइम है वो कम हो गया। तो उसकी वजह से वो जो प्लेटू बना ना, ये जो प्लेटू बना वो इस वजह से बना है कि अब पोटाशियम आयन भी नहीं बाहर निकल रहा है और बाहर से जो है वो कैल्शियम भी जो है ना जोर के साथ अंदर आ रहे हैं। तो वो जो डीपोलराइजेशन है, वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो वहीं पर रिटेन किया हुआ है। ओके, the decreased potassium permeability greatly decreased the outflux of the potassium ion during the action potential plateau and thereby prevents early return of the action potential voltage to its resting level. When the slow calcium sodium channels do close at the end of 0.2 point to be noted, point number 8 कि कैल्शियम सोडियम चैनल्स 0.2 to 0.3 सेकंड के लिए जो है वो क्या करते हैं, 0.2 to 0.3 सेकंड्स के बाद वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जबकि हमने वहां पर देखा था कि वो 10,000 ऑफ ए सेकंड में वो क्लोज हो जाते हैं फास्ट सोडियम चैनल्स, लेकिन ये 0.2 to 0.3 सेकंड सिर्फ लेते हैं, ज्यादा मतलब टाइम है उससे, वो 0.00001 सेकंड लगाते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स। तो इट इज अ ग्रेट डिफरेंस देखा जाए तो। एंड द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम आयन सीजेस, जब ये बंद हो गए तो वो जो है कैल्शियम और सोडियम आयन की रेस्ट्रिक्शन होगी और उसी के बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो परमिएबिलिटी पोटेशियम आयन की इंक्रीज कर जाती है उस मेम्ब्रेन के अंदर, और उस मेम्ब्रेन के अंदर जब पोटेशियम आयंस की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर गई तो जो है रीपोलराइजेशन अकर कर गई, वो रैपिडली फिर आप देखोगे रीपोलराइजेशन यहाँ पर आ गई, ये रीपोलराइजेशन हो रही है ये चीज। इसके बाद है वेलोसिटी ऑफ सिग्नल कंडक्शन, ये पॉइंट नंबर हमारा 9 होगा। पॉइंट नंबर 9 के अंदर हमने बताना ये है कि एट्रिया और वेंट्रिकल जो है मसल फाइबर्स, इनके अंदर जो नर्व इंपल्स जो है ना उसकी पास करने की जो स्पीड है वो 0.3 to 0.5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और ये जो स्पीड है वो लार्जर नर्व फाइबर्स में 1/250 मीन्स, मैं कैलकुलेट जल्दी से कर दूं क्योंकि हमारे पास 4 मिनट रह गए। 1 divided by 250, 0.004 meter per second. This is very low speed, 0.004 meter per second in 0.004, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। लार्जर नर्व फाइबर्स जो बॉडी के अंदर लार्ज नर्व फाइबर्स में, उनमें 0.004 सेकेंड के लिए ये इसकी वेलोसिटी होती है। यानी जितना डायमीटर इंक्रीज करते जाएंगे ना हम
किसी भी नर्व इम्पल्स जो फाइबर है या जो हमारा नर्व सेल है, उतनी उसकी जो है कंडक्शन जो है, उसकी वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। The velocity of conduction in the specialized conducting system in the Purkinje fibers is as great as 4 मीटर पर सेकंड। अब याद रहे कि Purkinje fibers कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल्स के अंदर कंडक्शन जो है वो इतनी ज्यादा होती है, 4 मीटर पर सेकंड होती है। सबसे ज्यादा 4 मीटर पर सेकंड Purkinje fibers में होती है। उसके बाद एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल्स में होती है, जो कि 0.3 to 0.5 मीटर पर सेकंड होती है। और उसके बाद जो होती है स्केलेटल मसल फाइबर्स, सॉरी स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर मैंने बताया नहीं, वो 1/10 यानी 0.1 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये आप देख लीजिएगा पैराग्राफ खुद ही। इसके बाद है रिफ्रैक्टरी पीरियड। हमारे पास 2 मिनट रह गए। रिफ्रैक्टरी पीरियड है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? वो टाइम पीरियड के जिसके अंदर कार्डियक मसल दोबारा एक्साइट नहीं हो सकता, यानी उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हम नहीं कर सकते। ऐसा पॉइंट, ऐसा टाइम पीरियड कि जिसके अंदर हम कार्डियक मसल के अंदर दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। उस टाइम के अंदर, क्योंकि वो पहले से वो अपनी एक्टिव फॉर्म में होता है, उसके अंदर पहले से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका होता है, तो उस वक्त उसके अंदर दोबारा हम जनरेट नहीं करा सकते। सो दैट टाइम is about 0.25 to 0.30 सेकंड is the normal रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। और एडिशनल 0.005 का हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, ठीक है, जो कि हाँ एक और चीज 0.25 to 0.30 सेकंड्स के अंदर कभी भी एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, वहां पर नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन 0.05 का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है, इसके अंदर सॉरी 0.05 सेकंड का जो ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है, इसके अंदर नर्व इंपल्स आ सकती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, मगर उसकी जो पोटेंसी होगी या जो उसकी जो हाई उसकी जो है पोटेंशियल होगा, तभी वो क्रिएट कर सकता है, वरना लो पर नहीं वो कर सकता एक्शन पोटेंशियल जनरेट। The refractive period of atrial muscle is much shorter than that for the ventricle. 0.15 second for atria in comparison with 0.25 to 0.30 seconds. ये आपने याद रख लेना, पॉइंट नंबर 10 है। ओके, सो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया है और सेकंड्स भी बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद एक न्यू मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें आंसर क्वेश्चन सेशन रख लेते हैं, उसमें डिस्कशन हम कर लेते हैं। बाकी ये चीज कवर हो चुकी है फिलहाल। ओके जी, नेक्स्ट मीटिंग हम ज्वाइन करते हैं।